हेलो लवली व्यूवर्स, कंचन हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द न्यू सीरीज एमसीयू और इसे हम तब तक कंटिन्यू करने वाले हैं जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती। और आज हम एमसीयू की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि आयरन मैन को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2008 में आई थी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, जहाँ एंट्री होती है टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनर और वेपन्स बनाने वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री के ऑनर हैं और वो यहाँ पर आर्मी के साथ जेरिको मिसाइल की टेस्टिंग के लिए आए हुए हैं। जेरिको मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी कंट्री को चंद ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब टोनी स्टार्क अपनी डील को फाइनल करने के बाद घर वापस लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो जाता है जिसमें सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और टोनी स्टार्क अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागने लगते हैं। तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने उनकी ही कंपनी का एक बम आकर गिरता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है। और अब हमें 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर टोनी स्टार्क को आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और यही हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क ने अपने दोस्त ओबाडिया स्टेन के साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, जहां वो वेपन्स की डीलिंग और नए नए इन्वेंशन किया करते थे ताकि उसका यूज जनता की भलाई के लिए किया जा सके। अब टोनी को अवार्ड देने के लिए वहां पर बुलाया जाता है, लेकिन टोनी वहां पर मौजूद नहीं होते, इसलिए ओबाडिया स्टेन उस अवार्ड को ले लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो कि एक कैसीनो में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेम्स उसे उसका अवार्ड देने के लिए जाते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क ये कहकर मना कर देते हैं कि मेरे पास इसे रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर क्रिस्टीन आ जाती है जो टोनी स्टार्क का इंटरव्यू लेती है और उससे कहती है कि आप जो ये वेपन्स का सौदा करते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस पर टोनी स्टार्क कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी और जब हमें वेपन्स की जरूरत होगी तो हम लोगों की भलाई कैसे करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच थोड़ी और कन्वर्सेशन होती है और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क क्रिस्टिन को अपने घर ले जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ पूरी नाइट गुजारता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी की असिस्टेंट पेपर पॉट आती है जो उसे बताती है कि आज अफगानिस्तान में उसकी बहुत बड़ी डील है जिसके लिए उसका प्लेन इंतजार कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क तैयार होकर प्लेन की तरफ निकल जाते हैं जहां पर ऑलरेडी जेम्स उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो दोनों अफगानिस्तान की डील के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब होती है और उसके सीने में कुछ तारें जुड़ी होती है जो उसकी बैटरी को चला रही होती है और उन्हीं बैटरी की वजह से टोनी स्टार्क अभी जिंदा है। जब टोनी को होश आता है तो वहाँ खड़े एक आदमी से उसे पता चलता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जहां वो आदमी उसे बताता है कि जब वो बम विस्फोट हुआ था तो उसके छर्रे उसके शरीर में घुस गए थे और वो छर्रे उसके दिल के पास जाने लगे थे, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की और उसे तुम्हारे दिल के पास लगा दिया ताकि वो छर्रे तुम्हारे दिल के पास ना पहुंचे। अगर तुमने उसे निकाल दिया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तभी वहां पर आतंकवादियों के सरदार की एंट्री होती है जो टोनी से कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया है और अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए जेरिको मिसाइल का दूसरा नमूना बनाना होगा क्योंकि हम यूएसए पर हमला करने वाले हैं। जिस पर टोनी स्टार्क उन्हें मना कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आतंकी सरदार उसे बाहर लेकर आ जाता है जहां वो टोनी स्टार्क को वो सारे वेपन्स दिखाता है जो कि उसकी ही कंपनी के होते हैं और टोनी स्टार्क से कहता है कि जिन्हें तुम ये हथियार बेचते हो वो हमें आकर महंगे दामों में बेच देते हैं और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें जेरिको मिसाइल बना कर दो, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वापस से गुफा में आ जाते हैं जहाँ वो उस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता है। जिस पर वो इंसान कहता है कि ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से बचना नामुमकिन है। तभी टोनी के दिल में एक ख्याल आता है और वो एक आयरन सूट को तैयार करना शुरू कर देता है और वहाँ पड़ी मिसाइलों से खास धातु निकाल कर एक आर्क रिएक्टर बनाना शुरू कर देता है। एक्चुअल में आर्क रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी चीज को लंबे समय तक पावर दे सकता है और जो टोनी के सीने में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो बैटरी से चलती है पर वो ज्यादा टाइम तक पावर नहीं दे सकती। और आखिरकार हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वो आर्क रिएक्टर बना लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क उस इंसान को सूट का ब्लूप्रिंट दिखाता है
और कहता है कि ये आर्क रिएक्टर इस सूट को ज्यादा देर तक पावर दे सकता है। इधर आतंकवादियों को भी समझ आ जाता है कि ये लोग कुछ बना रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये क्या बना रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क ने बड़ी ही मेहनत से वो आयरन सूट को बना लिया है, लेकिन तब तक आतंकवादियों को भी इसका पता चल जाता है और हम देखते हैं कि वो उन्हें रोकने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वो इंसान टोनी स्टार्क की हेल्प करता है और जाकर आतंकवादियों से भिड़ जाता है। इतनी देर में टोनी स्टार्क उस आयरन सूट को एक्टिव कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इंसान टोनी स्टार्क को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इधर टोनी स्टार्क को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारे टेररिस्ट को मारकर गुफा से बाहर निकल जाता है, जहां पर स्टार्क इंडस्ट्री के सारे वेपन्स रखे होते हैं। गुस्से में आकर टोनी स्टार्क सारे वेपन्स पर आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है और वहां से चले जाता है और आकर एक डेजर्ट में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका आयरन सूट जिसका नाम मार्क 1 है वो टूट जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेम्स की टीम टोनी को रेस्क्यू कर लेती है और उसे कैलिफोर्निया पहुंचा देती है, जहां पहुंचते ही टोनी स्टार्क अपने बॉडीगार्ड हैप्पी से कहता है कि तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं, जहां पर टोनी के पिता का दोस्त और ओवरडाई स्टेन उसका वेलकम करते हैं। अब मीडिया वाले टोनी स्टार्क से क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर आपके साथ हुआ क्या, जिस पर टोनी स्टार्क बताते हैं कि उस पर आतंकियों ने सीधा हमला कर दिया था और वो भी उसके ही बनाए हुए वेपन से। इसलिए टोनी स्टार्क को समझ आ जाता है कि उसके बनाए हुए वेपन्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो अनाउंस कर देते हैं कि अब से स्टार्क इंडस्ट्री कोई भी वेपन्स नहीं बनाएगी। इस फैसले से कंपनी के काफी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और ओवरडाई स्टेन को भी काफी बुरा लगता है और वो बीच में आकर कहता है कि अफगानिस्तान में हुई घटना की वजह से टोनी स्टार्क अभी सदमे में है और हम आपस में बातचीत करके आपको खबर करेंगे। लेकिन टोनी स्टार्क अपने फैसले में अटल रहते हैं और वो वेपन बनाने की बजाय रीयूजेबल एनर्जी सोर्सेस और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी में ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर ओवरडाई स्टेन आते हैं और वो टोनी स्टार्क से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ था और तुम वहाँ से बचकर कैसे निकले। जिस पर टोनी स्टार्क बताते हैं कि मेरे ऊपर आतंकी हमला हुआ था और उन्होंने मुझे कैद कर लिया था, लेकिन मैं एक आयरन सूट बनाकर वहाँ से निकल गया और मैंने उस आयरन सूट को एनर्जी देने के लिए एक आर्क रिएक्टर बनाया। जिसके बाद टोनी स्टार्क अपने सीने का वो आर्क रिएक्टर उसे दिखा देते हैं, जिस पर ओवरडाई स्टेन कहते हैं ये तो कमाल की खोज है, इसे हमें दुनिया के सामने लाना चाहिए। लेकिन टोनी स्टार्क ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। अब हम टोनी स्टार्क को उसकी लैब में देखते हैं, जो अपने आर्क रिएक्टर को और ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। जिसके बाद वो अपनी असिस्टेंट पेपर को बुलाते हैं और पेपर टोनी स्टार्क के पुराने आर्क रिएक्टर को निकालकर नया आर्क रिएक्टर फिट कर देती है। दूसरी तरफ हम टेररिस्ट को देखते हैं, जिन्हें वो आयरन सूट मिल जाता है और वो उसके टुकड़ों को जमा कर लेते हैं। इधर हम टोनी स्टार्क को देखते हैं, जो कई महीनों तक घर में रहकर एक नए और एडवांस आर्मर सूट को तैयार कर लेते हैं। जिसके बाद टोनी उस सूट की टेस्टिंग के लिए आसमान की ओर निकल जाते हैं और वो अपनी एआई जार्विस से कहते हैं कि फुल पावर सेट कर दो और वो 81,000 फीट की ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। इतनी ऊंचाई होने की वजह से आयरन सूट में बर्फ जमने लगती है, जिसकी वजह से आयरन सूट बंद हो जाता है और अब टोनी स्टार्क नीचे आने लगते हैं, जिसकी वजह से बर्फ हट जाती है और उसका आयरन सूट फिर से एक्टिव हो जाता है। जिसके बाद टोनी स्टार्क सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां टोनी स्टार्क को समझ आ जाता है कि उसके सूट में बर्फ पड़ने की दिक्कत है और इसे ठीक करने के लिए उसकी डिजाइन में कुछ चेंजेस करने होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीवी में न्यूज आती है कि ओवरडाई स्टेन ने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, लेकिन उसमें सिर्फ टोनी स्टार्क को इनवाइट नहीं किया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क तैयार होकर सीधे पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वही न्यूज रिपोर्टर क्रिस्टिन मिलती है, जिससे टोनी स्टार्क को पता चल जाता है कि अभी भी स्टार्क इंडस्ट्री के वेपन्स इलीगली आतंकियों को बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकवादी गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद टोनी का शक सीधे ओवरडाई स्टेन पर जाता है और जब टोनी स्टार्क ओवरडाई स्टेन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर ओवरडाई स्टेन कहते हैं कि यह बिजनेस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी सीधे घर पहुंच जाता है। तभी टीवी में न्यूज टेलीकास्ट हो रही थी कि अल्मीरा गांव में मर्दों को इकट्ठा किया जा रहा है और औरतों और बच्चों को मार दिया जा रहा है। ये सारी बातें सुनकर टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना आयरन सूट पहनकर सीधे अल्मीरा गांव पहुंच जाता है, जहां वो सारे आतंकवादियों को मारकर गांव के लोगों को बचा लेता है और सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है।
इधर हम ओवरडाई स्टेन को देखते हैं जो उन्हीं आतंकवादियों से मिलता है जिसने टोनी स्टार्क को किडनैप किया था। एक्चुअल में ओवरडाई स्टेन ने ही टोनी स्टार्क को मरवाने की साजिश की थी, लेकिन आतंकवादियों ने ओवरडाई स्टेन को धोखा दे दिया। इसलिए हम देखते हैं कि ओवरडाई स्टेन सभी आतंकवादियों को मारकर वो मार्क 1 सूट की डिजाइन उनसे ले लेता है। दूसरी तरफ हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स को मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है ताकि उसे इलीगल वेपन्स की सप्लाई के बारे में पता चल सके। इधर हम पेपर पॉट्स को देखते हैं जो कंप्यूटर को चेक करती है, जहां उसे स्टेन की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि स्टेन कैसे गलत लोगों को वेपन सप्लाई करता है और ओवरडाई स्टेन ने ही टोनी स्टार्क को मरवाने की साजिश की थी ताकि वो स्टार्क इंडस्ट्री का ओनर बन सके। इधर पेपर पॉट्स वो सारे सबूत को इकट्ठा कर लेती है और सील के एजेंट फिल कोल्सन को ये जानकारी दे देती है। दूसरी तरफ हम ओवरडाई स्टेन को देखते हैं जो मार्क 1 की डिजाइन से अपने लिए एक नया आर्मर सूट बना लेता है, लेकिन वो टोनी स्टार्क जैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता। इसलिए वो पहुंच जाता है टोनी स्टार्क के लैब में, जहां वो टोनी को थोड़ी देर पैरालाइज करके उसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है। इधर हम पेपर पॉट्स को देखते हैं जो सील के एजेंट के साथ ओवरडाई स्टेन को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल से अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंच जाता है और अपने आयरन सूट को पहनकर ओवरडाई स्टेन को रोकने के लिए निकल जाता है। इधर हम ओवरडाई स्टेन को देखते हैं जो कि टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को अपने आर्मर में फिट कर लेता है और पेपर पॉट्स और सील के एजेंट्स पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर टोनी स्टार्क आ जाता है और हम देखते हैं कि दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, लेकिन टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर पुराना होने की वजह से वो ओवरडाई स्टेन के सामने कमजोर पड़ने लगता है। तभी टोनी स्टार्क को एक आइडिया आता है और वो ओवरडाई स्टेन को छत पर लेकर जाता है जहां पर कंपनी का बड़ा वाला आर्क रिएक्टर लगा होता है और वो पेपर पॉट्स की हेल्प से उस आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा आर्क रिएक्टर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरडाई स्टेन मारा जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज होती है जहां पर शील्ड के लोग टोनी स्टार्क को एक झूठी स्पीच लिख कर देते हैं और कहते हैं कि बाकी हम संभाल लेंगे, लेकिन टोनी स्टार्क मीडिया के सामने सच बोल देता है और कहता है कि आई एम आयरन मैन। फिर हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से मिलने आते हैं कि तुम इकलौते सुपर हीरो नहीं हो, ऐसे बहुत से सुपर हीरो हैं जिन्होंने दुनिया बचाई है। और वो टोनी स्टार्क से एवेंजर इनिशिएटिव बनाने की बात करते हैं और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है, इसलिए सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा।